कि अब टाटा जो है उनका जाना बस वक्त की बात है, इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज, और वो चले जाए। टाटा को ला कर गलती की थी या टाटा को वहां से विदा करके गलती की? उनको बेहतर माना जा सकता है, पर ये कहना कि दाग रहित हाँ, था। ये इसमें एक बात आई कि ये चला कि ये मजदूर की पार्टी मालिक की पार्टी हो गई। इस हिसाब से एक बड़े उद्योग जगत के एक ऐसे बड़े सूत्रधार का या बड़े जो प्रणेता है, जो उनके खड़ा करने वाले हैं, उसका चले जाना, उस नज़र में उसे देखा जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उद्योग जगत के एक युग का अंत हो गया है रतन टाटा के साथ, और इसके साथ ही अंत हो गया है उद्योग से कमाए हुए पैसे का फिलैंथ्रोपी, मतलब सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल की अवधारणा का एक युग। क्योंकि जितना काम, जो पैसा पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं और क्या उससे समाज को कोई सीधा फायदा होता है? कैंसर के अस्पताल, विज्ञान के केंद्र, बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे शोध संस्थान, ये सब टाटा ने स्थापित किए। और रतन टाटा मिसाल थे कि कैसे पैसों का इस्तेमाल आखिर में मानवता के लिए किया जाना चाहिए, अगर हम वाकई चाहते हैं कि देश के साथ कोई भावनात्मक रिश्ता उद्योगों का जुड़े। लेकिन दो मौके ऐसे थे जब रतन टाटा को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और रतन टाटा मतलब रतन टाटा जैसे उद्योगपति को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे साथ हृदय जोशी हैं। वो दोनों किस्से हृदय के पास हैं और उन दोनों के हृदय गवाह रहे हैं। तो पहले तो हृदय, बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया बहुत पर। शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कहानी पर, लेकिन कि कैसे देखते हैं रतन, मतलब जो उद्योग जगत है उसमें से रतन टाटा का घट जाना, क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, एक बात तो ये है कि जो आपने कहा, आपने और काफ़ी आपने उनका प्रशंसात्मक जो शुरुआत की है, एक बात तो ये है कि रतन टाटा, जो टाटा उद्योग है, वो पहला ऐसा उद्योग था जिसने विश्व के मानचित्र में भारत को स्थापित किया औद्योगिक युग में। दूसरी बात यह है कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि उद्योगपति तो सारे ही जो है उनमें गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन ही इज़ द मोस्ट एथिकल, इस तरह उनके बारे में जो प्रशंसा करने वाले लोग कहते हैं। तो ये अपना अपना एक रिलेटिव मामला है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि उनका घट जाना, वो इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि अब उद्योग जो है वो सिकुड़ता जा रहा है कुछ चुने हुए उद्योगपतियों के बीच में। तो इस हिसाब से एक बड़े उद्योग जगत के एक ऐसे बड़े सूत्रधार का या बड़े जो प्रणेता है, जो उनके खड़ा करने वाले हैं, उसका चले जाना, उस नज़र में उसे देखा जा सकता है कि अब जो कंपटीशन है वो क्या उसकी पैराडाइम होगी, उनकी जो अगली पीढ़ी है उसको कैसे संभालती है, कैसे एक अलाइनमेंट जो उद्योगपतियों का और राजनेताओं का होता है वो रहता है, उसमें उनकी नीतियां क्या रहती हैं। क्योंकि टाटा ने नमक से लेकर जहाज तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं बनाई है, लेकिन बाकी उद्योगपति भी ये कर रहे हैं। तो वो एक दिलचस्प चीज़ है। नहीं, लेकिन बाकी उद्योगपति, जैसे हम सिंपली अस्पताल की बात माने या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की माने या सोशल साइंसेस की माने, तो कम से कम ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसका इस्तेमाल देश के सारे लोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे अंबानी ने अस्पताल भी बनाया, लेकिन उस अस्पताल का इस्तेमाल आप ये नहीं कह सकते कि वो जनता के लिए है, क्योंकि वो तो अमीरों के लिए, जिसके पास पैसा है वो उसका इस्तेमाल करेगा। टाटा ने उससे थोड़ी सी अलग लीक नहीं बनाई? ये सच बात है कि चाहे साइंस इंस्टीट्यूट हो, चाहे एनर्जी इंस्टीट्यूट हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो अभी दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली में कहते हैं, उसको भी टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसमें दरबारी सेठ जो एक तरह से कॉम्पिटिटर भी रहे थे, एक ज़माने में टाटा समूह के ही थे, उनके नाम पर पूरा एक हिस्सा उसका है, उस इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा उनके नाम पर है। इसी तरह से साइंस इंस्टीट्यूट्स में टाटा का काफ़ी रोल रहा है। तो नेचुरली क्योंकि वो पहले बड़े उद्योगपति थे, तो सरकार को उस वक्त जो दौड़ थी, बहुत तगड़ी विजन था,
तो उसके वो बड़े जैसा मैंने कहा नेताओं में उनका एक रोल रहा है, तो उसको तो किसी तौर से इनकार नहीं हाँ, किया मतलब जा उस समय की पॉलिटिक्स का भी अब- रिफ्लेक्शन हाँ, अभी की उसमें जो है है। कि केवल आप वेल्थ क्रिएट करते हैं और एक आप क्रिएट करते हैं कि एक हिस्से को बाहर निकाल के लाते हैं मुश्किल से। लेकिन मैं इस बारे में बोलने में थोड़ा सा कॉशियस रहा हूं, क्योंकि मेरा उसके वर्क भी हो सकता है जो मैंने पूरी लाइफ अपने किया है, कि मैंने उद्योगपतियों को सबको देखा है। तो इस मामले में कि उनको बेहतर माना जा सकता है, पर यह कहना कि दाग रहित हाँ, था, ये तो बिल्कुल सही राइट, बात है। क्योंकि एक वर्ड कॉइन हुआ पिछले 25 सालों में, उसको कम से कम 25 सालों में, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ करीब 30 सालों में, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उस मामले में मैंने सारे उद्योगपतियों को देखा है। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक साथ गुड गाय बैड गाय बनने की सुविधा देता है। तो आप कुछ पैसा कमाते हैं और फिर वो कहाँ तो लगाते हैं, मतलब और उसका पश्चाताप का एक तरीका है कि पहले आप हाँ। बर्बाद करिए और फिर उसको पुण्य जैसे में। मैं अब क्योंकि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, तो उस मिनिस्टर का नाम लेना जरूरी नहीं है और वो किसी एक मिनिस्टर तक लागू नहीं है। जो भारत की सरकारी कंपनी है, स्टील कंपनी, जो छत्तीसगढ़ की किरंदुल में जिनका बहुत बड़ा प्लांट है, आयरन ओर निकालती हैं, उनका मैंने बैलेंस शीट देखी थी एक बार। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा जो वो दंतेवाड़ा में अपने स्टील प्लांट से लगाते हैं, उसका ज्यादातर पैसा उस साल स्टील मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी में लगा था। तो ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सच्चाई है कि जो आपको पैसा वहां के गरीबों के लिए लगाना चाहिए, वहां के विकास के लिए लगाना चाहिए, वो स्टील मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चमकाने के लिए लगा रहे हैं। तो इस तरह का, और ये सरकारी कंपनी कर रही है, तो फिर प्राइवेट कंपनी का क्या कहना। अच्छा, अब वो किससे, जब टाटा को पीछे हटना पड़ा या कहें उनको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी? दो ऐसे मामले हैं जब रतन टाटा के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक सपना दिखाया, जो उस मामले के पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ, पूरे एक मिडिल क्लास को, कि वो स्कूटर पे अपने दो बच्चों को लाद के ऐसे नहीं चलेगा। एक पिक्चर जो आई थी, कार में उसके चलेगा। पास भी अपनी कार होगी। तो वो बड़ा ही ऐसा एक, जिसे कहते हैं परिकथा सी थी मिडिल क्लास के लिए। 1 लाख रुपए में हम कार होगी और अपनी कार होगी और उसमें सेफ्टी फीचर्स होंगे, सब कुछ होगा। नैनो कार बनाने का प्लांट जो है, उसको लाने की बात जो है 2006 में सीपीएम अपने रिकॉर्ड बहुमत से जीती, और वो उसकी 7वीं जीत थी, रिकॉर्ड जीत थी। आज तक कोई सरकार इतने लंबे से नहीं जीती। तो उसके आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने दिया था, और उसमें कहा था द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वी विल ऑल्सो हैव टू चेंज। हमें भी बदलना होगा। और वो बंगाल की जो इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को फास्ट ट्रैक पे लाना चाहते थे। ये उनके शब्द हैं, मैं आपने उनका वी विल पुट इट ऑन फास्ट ट्रैक। उसका एक बहुत बड़ा उन्होंने 2006 में करार किया रतन टाटा के साथ। रतन टाटा की कंपनी नैनो का कारखाना लाना चाहती थी, और उसके लिए उन्हें सिंगूर में 1000 एकड़ जमीन दी गई। और उसका विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी, उस वक्त जो बिल्कुल रॉक बॉटम पे आ गई थी हार के, उन्होंने शुरू किया। और उनके साथ बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता, लेखक, जिनमें 1084 की माँ जिन्होंने लिखा है, महाश्वेता देवी, अरुंधति रॉय, और भी दूसरे सारे लोग, जिन्होंने उसका समर्थन किया और कहा कि हाँ, ये किसानों की ज़मीन ली जा रही है। जब मैं वहाँ जाता था तो लोगों में एक यूफोरिया भी था कि यहाँ पर एक प्लांट आ रहा है, लेकिन एक सेक्शन था कि वो कहते थे शिल्प चाहिए ना, मतलब कि कारखाना नहीं चाहिए और हमें हमारी ज़मीन नहीं लेना है। नेचुरली वो एक पॉलिटिकल माँ माटी मानुष का नारा भी वहाँ से। हाँ, वो तो बाद में 2007 में जब किसानों पर नंदीग्राम में गोली चल गई और वहाँ पर एक केमिकल प्लांट आना था, तो वो बात फिर पूरी हाथ से निकल गई। लेकिन सिंगूर का कारखाना 2007 में गोली चलने से तक खड़ा था और वो उस पर काम चल रहा था। उसके दो हिस्से थे, अगर जाएंगे आप उस रोड के दो रोड, एक और सिंगूर का कारखाना बनना था और एक और सिंगूर के कारखाने, कार बनाने वाले पुर्जों के एंसिलरी प्लांट बनने थे। इनकी मिला के करीब 1997 एकड़, जहाँ तक मुझे याद है, जमीन थी। ममता बनर्जी ने ये सवाल खड़ा किया कि इसमें से 1/3 जमीन, करीब ठीक से आंकड़ा मगर मुझे याद है 380 एकड़ के आसपास जमीन वापस किसानों को दे। और वो बांग्ला में कहती थी कि कृषि भी चलेगी और कारखाना भी चलेगा, दोनों। और फिर टाटा के कारखाने के चारों ओर बहुत सुरक्षा हो गई और हमला जो है वो होने का डर हुआ। तो उस वक्त की एक बात बड़ी लंबी चौड़ी है जो लड़ाई चली, और पैरेलल में नंदीग्राम चल रहा था। झाड़ग्राम का इलाका जो झारखंड से लगा हुआ है, पश्चिम सिंहभूम जिले से, वहां से माओवादियों ने प्रवेश कर लिया और हत्याएं शुरू हो गई उस इलाके में, सिंगूर के इलाके, माफ कीजिए, नंदीग्राम के इलाके में। सिंगूर में हिंसा नहीं हो रही थी, लेकिन नंदीग्राम में हो रही थी। तो वो भी डिस्टर्बिंग था एक तरह से उनके लिए कि ये माहौल कैसा बन रहा है।
तो उस वक्त जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, हमें याद है 2008 में, मैं सीपीएम के ऑफिस के बाहर, और मैं वहाँ भी मंगाल भी जाता रहता था, तो माइक लेके खड़ा था, तो निरुपम सेन आए और उनसे मैंने माइक लगाया था, तो उन्होंने इस तरह के शब्द कहे कि अब टाटा जो है उनका जाना बस वक्त की बात है, इट इज़ मैटर ऑफ डेज, और वो चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर थी। मैंने अपने दफ्तर में खबर बताई, उसका मेरे एक साथी हैं जो एबीपी आनंद में काम करते हैं, विजयन सिंह, वो आए, उन्होंने जब देखा, क्योंकि उनका बांग्ला चैनल था, उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी, तो उन्होंने तुरंत बताया। तो वो मुझे बता रहे थे, उसका कई बार बताया कि जब उन्होंने खबर चलाई, और क्योंकि बंगाल में इस खबर का बहुत बड़ा अट्रैक्शन था कि भैया सिंगूर का प्लांट जो सपना दिखाने वाला था वो यहाँ से निकल जाएगा, चला जाएगा। और इसके लिए करीब मेरे को आंकड़े ठीक से याद नहीं है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 17 लाख पर एकड़ ऐसे कुछ आंकड़े के साथ ट्रेनिंग देना, घर से लोगों को ले जाना, बहुत सुविधाएं टाटा ने दी। और बार बार टाटा के लोग कहते हैं भैया इससे बड़ा मुआवजा अगर किसी ने दिया है तो बताइए, हम आपको दे रहे हैं, परिवार के लोग को नौकरी दे रहे हैं, इतना मुआवजा की रकम दे रहे हैं, साथ में आपको घर से ले जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें थी। तो जब निरुपम सेन ने कहा और वो खबर वो चलने लगी टीवी पे, तो बकौल विजेंद्र सिंह, उन्होंने को टाटा ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम जो वाइट भी उन्होंने चलाया जो हमारे कैमरा, तो ये एक बहुत बड़ा पुश बैक, सॉरी वापस था, पुल बैक था, क्योंकि टाटा का प्लांट पूर्वी भारत से हट के फिर आनंद में गया, गुजरात, सानंद में गया, गुजरात। गुड डेम और बैड डेम का बिल्कुल मामला तो वो एक आया, और इस बात को सीपीएम ने उठाया भी बहुत, कि कहा कि देखो अगर आपने ममता बनर्जी ने यहाँ से धकेला तो वो कहाँ गया प्लांट। दूसरी चीज में क्या हुई नवीन, कि नैनो की कार की जो कीमत 1 लाख रुपए रखी गई, आपने देखा होगा बाद में 1 लाख रुपए की कार नहीं आई, क्योंकि कभी 1 लाख की नहीं थी शुरुआत। वो जो इनिशियल बुकिंग 5,000 लोगों की हुई थी, वही 1 लाख रुपए थी, और उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, एकदम द मोस्ट बेस मॉडल वो थी। बट इसके बाद भी, एक मिनट मान लिया जाए ये बेस मॉडल 1 लाख का मिल जाए, उसके बाद भी जो टाटा को वहाँ से हटना पड़ा, उसका टाटा के कहने को था कि भाई हमने 2 साल तक जो भी यहाँ काम किया और फिर वापस हटे उसने, तो उसकी कीमत भी कहीं ना कहीं कार में रिफ्लेक्ट की। फिर कार की कीमत 1.25 लाख के ऊपर ही वो कार मिली। और ये भी था कि वो कार को सिंगूर में कारखाना इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, समंदर के रास्ते से, और ये आपको मालूम है कि जब मरीन के रास्ते से ट्रांसपोर्ट होता है तो सस्ता पड़ता है, समंदर, वहां से ट्रांसपोर्ट करके भेजना चाहते थे एक प्रोडक्ट इंडिया का, ठीक है, लोगों को। और जब डॉलर में आप उस कीमत को कन्वर्ट करते हैं ना तो बहुत कम हो जाती है। आपको कोई 1 लाख रुपए दे और आपको कोई डॉलर में उसकी पेमेंट करे तो उसके लिए कितना डॉलर बनेगा, कुछ नहीं, ठीक है, 700-800 डॉलर। तो वो कीमत जब वो देखते थे कि इतनी सस्ती गाड़ी डॉलर में, तो वो ये CNN, BBC इनमें स्टोरियां होने लगी कि इतने डॉलर की एक कार आ रही। तो वो चीज़ जो है पूरी तरह से वो कार टेक ऑफ भी नहीं करी। मतलब मैं कारों का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में नैनो की कार ऐसा नहीं है कि जिसने बहुत मिडिल क्लास में नहीं। दूसरी गाड़ियों पे गए लोग, उसमें कार की भी वो हो सकती है ये कार कैसी थी। और तो दूसरी ये भी था कि उसका जो लेट आके जो निकला नेवर टुक ऑफ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था, क्योंकि इसमें लगातार टाटा ही कहते रहे कि हमारा जो पैकेज है उस वैसा पैकेज आप दिखा दीजिए दुनिया में कहीं से लाके। और उसके बाद वो मामला पूरा नंदीग्राम में भी स्पिल किया। नंदीग्राम में जो गोलियां चली, नंदीग्राम में जो हुआ, वहां पर जो बहुत वायलेंट था। सिंगूर में कोई हिंसा नहीं हुई ऐसी, हाँ नहीं हुई, सिंगूर में नहीं थी, लेकिन नंदीग्राम में बहुत ज्यादा हिंसा हुई क्योंकि माओवादियों का प्रवेश हो चुका था और वो एक मसल की तरह काम कर रहे थे। वहाँ एक नारा चला था, हमार ग्राम तुम्हार ग्राम, नंदीग्राम नंदीग्राम। बिल्कुल। और मतलब वो था। और उसके बाद जो सीपीएम का स्लाइड था ना, सबसे टॉप में पहुंच के, वो फिनोमिनल था। उसके बाद 2009 में उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टियों का जो बंगाल में पतन तो हुआ, उस समय एक बात आई कि ये चला कि ये मजदूर की पार्टी मालिक की पार्टी हो गई है, ये प्रचार चला। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बहुत सारे मामलों में खुद जनहित की लड़ाई कम्युनिस्टों ने लड़ी, और अगली जो घटना मैं बताऊंगा उसमें उनका रोल है। लेकिन इस मामले में इस खतरे को मोल लेते हुए कि लोग मुझे तो दे देंगे, उन पर जो ये लगा उनके साथ अन्याय हुआ। मतलब उस सरकार के साथ एक हुआ एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है, जो बातचीत से आ सकता था, विपक्ष ने बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली उसमें। नहीं ये अब वो क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने, मतलब बंगाल की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों ने टाटा को ला कर गलती की थी या टाटा को वहां से विदा करके गलती की थी सिंगूर से? विदा करने में मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत करीब से कवर करता, उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया था।
क्योंकि ममता बनर्जी ने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली थी और टाटा को एक्सेप्ट नहीं था। लेकिन आपने जो कहा, गलती उनकी ये थी कि जब वो प्लांट को लेकर आए तो उस वक्त उन्होंने अपने काडर से या तो राय नहीं ली या काडर ने उन्हें मिस गाइड किया, जनता को भरोसे में नहीं लिया गया था। ये वो महसूस नहीं कर पाया था कि ममता बनर्जी ने कहा ना रॉक बॉटम पर थी 2006 में। उनको लगा नहीं था कि विपक्षी नेता जाकर लोगों को इतना बड़ा कन्विंस कर आंदोलन सकती है और आंदोलन खड़ा कर सकती है। उन्हें लगता था हमारा काडर, हमारी सरकार, हमारे 230 से ज्यादा लोग 294 की विधानसभा में, है ना, तो हम तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से उसका उठा वो, तो वो इट वाज टोटली अनमैनेजेबल। उस समय लग रहा था कि रियल कम्युनिस्ट ममता बनर्जी है। बिल्कुल। और उनके पीछे वो वामपंथी खड़े भी थे ना, जो लोग लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, थिंकर्स हैं, वो सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। और जो एक हम कहते हैं कि दोनों चीज एक बैलेंस था, वो कहीं पर था नहीं उसमें। और दूसरी घटना बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में कि वो शुरू होती है सिंगूर से पहले और खत्म होती है बहुत बाद में सिंगूर के। सिंगूर वाज ए क्विक थिंग फॉर टाटा। वो उन्होंने कहा कि भाई नहीं निकलना है, शायद इसलिए क्योंकि वो देख रहे थे कि जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर लोहांडीगुड़ा एक जगह है। वहां पर लोहांडीगुड़ा में जून 2005 में रमन सिंह की सरकार आई। उस वक्त दिल्ली में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इन दोनों सरकारों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि केंद्र में चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और वहां पर बीजेपी की पोजीशन तो आप उद्योगों को लेकर समझते ही हैं। तो इन्होंने एक कहा कि एक रमन सिंह सरकार ने एक एमओयू साइन किया टाटा के साथ, 5.5 मिलियन टन का स्टील प्लांट स्थापित करना। बहुत बड़ा प्लांट होता है 5.5 मिलियन टन का। उसके साथ उनका कैप्टिव प्लांट था बिजली का भी, मतलब जब बड़े प्लांट होते हैं ना स्टील या इसके साथ, तो उनको ये इजाजत दी जाती है कि वो एक कैप्टिव प्लांट बिजली का लगा सकते हैं जिसमें कोयला, कोई 600 मेगावाट से ऐसे कुछ था वो प्लांट। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर आने की बात थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसकी प्रॉब्लम मैंने बहुत कर, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, टाटा ने जब शुरू में एक्विजिशन शुरू किया, पहले भी एक्विजिशन वाला मामला था, दूसरी जब एक्विजिशन शुरू किया तो लोगों को पैसा उतना नहीं दिया, क्योंकि पिछड़ा इलाका था, जितना उन्हें शायद दिया जाना चाहिए। तब वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने ये बताया किसानों को कि तुम्हारी जमीन का पैसा इससे कहीं ज्यादा मिल सकता है और आपको पैसा कम दिया गया है। समझ रहे बात को? ये ऐसा ट्रिगर पॉइंट था कि लोगों ने ज्यादा पैसा मांगना शुरू किया और टाटा ने एकदम अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मुआवजा बढ़ा दिया। तो जिन लोगों को पहले मुआवजा मिल चुका था उन लोगों को लगा हमें छला गया है। और पास में इंद्रावती के पास नक्सली है, उन्होंने दीवारों में लिखना शुरू किया, ऐसा मैं कहते हैं कि नक्सली आओ हमें बचाओ। और नक्सल मूवमेंट वाज एंटर्ड इन दिस एरिया। विमल मेश्राम नाम का एक ग्राम का प्रधान या ग्राम प्रधान या इस वो था, सदस्य था पंचायत का, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, आज 2005-7-8 की बात है और हम 2024 में बैठे। उसको मार डाला माओवादियों ने, क्योंकि उन्हें लगता था ब्रोकर कर रहा है इन दोनों के बीच में। बहुत मतलब ये रोंगटे खड़े करने वाली घटना। मैं उसी वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, 2005 ही जून में कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष के नेता भी थे विधानसभा में, महेंद्र कर्मा, उनके नेतृत्व में सलवा-जुडुम शुरू हो गया और गांव-गांव खाली कराए जाने लगे। पूरे बस्तर में एक लड़ाई, ब्लड शेड शुरू हो गया। इतना बड़ा लेवल पर लोगों को घरों से निकाल के सड़कों के किनारे कभी नहीं लाया गया। और वो जब दोनों लोग सड़कों में रहने लगे और बड़े बड़े, जैसे एर्राबोर में करीब 30 लोगों को, मेरे उपन्यास में इन सारी घटनाओं का वर्णन है, 30 लोगों को जिंदा घेर के माओवादी ने मार डाला रिटेलिएशन में, क्योंकि उन पर हमले हो रहे थे फौज के, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के। 2007 में बीजापुर के पास रानी बोदली एक जगह है, वहां 55 लोगों को जला के मार डाला रात को। हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था, लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें एसपीओ जो बनाए थे सरकार ने लड़ने के लिए माओवादियों से, जिन्हें कोया कमांडो भी कहते हैं, उनको मार डाला गया। तो भयंकर हिंसा शुरू हो गई और टाटा के लिए को भी ये असर हुआ, दिखाई होगा हिंसा। तो वो जो मामला था वो लंबे समय तक चलता रहा और मैं कई बार टाटा के, जो अभी मेरे फ़ोन में नंबर हैं, वो लोग कहीं और चले गए, नौकरी करते होंगे, जो बात करते थे, जो अपना वर्जन देते थे और कहते थे कि हम जो सबसे ज़्यादा सुनने वाले घरानों में हैं, हम उन लोगों में से नहीं है, जो जानते हुए अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, वो अन्याय करते रहेंगे।
वी वांट टू मेक इट ए डील कि ये हो और ये सबके हित में है, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। और उसके बाद वो एमओयू रिन्यू भी हुआ शायद, और उसके बाद फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि फिर सरकार भी बदली 2000 नहीं, सरकार तो बहुत बाद में बदली, लेकिन जब बाद में बदली सरकार तो उसका किसानों को कुछ ज़मीन वो लौटाई भी गई। तो लोहांडीगुड़ा का जो किस्सा है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो बस्तर के साथ चल रहा था, और उस वक्त ये लिखा, खासतौर से अरुंधति रॉय ने लिखा बहुत ज़्यादा, कि दो चीज़ें एक साथ हुई हैं, कि ये एमओयू साइन हुआ है और ये सड़वा जुड़ूम का अभियान शुरू हुआ है। ये कुछ नहीं, ये आदिवासियों से उनकी ज़मीन लेने का मामला है। मैं इस बात की वेरासिटी में, मतलब सच्चाई जो है कि क्या ये इसी डिज़ाइन में हो रहा था, ये नहीं कह सकता। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए पावर में 2015 में, तो उन्होंने फिर एक जगह दिलबिली का प्लांट है एक, वहाँ पर सरकारी प्लांट है, लाना शुरू किया, उसका भी विरोध हुआ। तो मैं इससे मेरी ये समझ, तो वहां से भी टाटा को पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल, मैंने कहा ना उसको, फिर उनका क्या होता है कि जब एमओयू साइन होते हैं, नवीन को रिन्यू करना बहुत जरूरी है। तो जब काम हो ही नहीं रहा है तो रिन्यू फिर कराने का कोई मतलब नहीं रहता उस जगह। तो टाटा का वहां पर भी दीवार खड़ी, कारखाने की तैयारी, सब कुछ जाके मैंने देखा, वो भी धरी की रहेगी। 5.5 मिलियन टन का स्टील प्लांट। तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, दिलबिली में प्लांट लाना चाहती थी सरकार, जो कि सरकारी प्लांट था, उसका भी विरोध हुआ। तो इससे मेरी ये समझ बनती है कि जब आप किसी ऐसे इलाके में जो शेड्यूल 5 में आते हैं या शेड्यूल 6 में आते हैं, या इस तरह से जो सिंगूर का इलाका जहाँ पर हमेशा कृषि पहले रही है, वहाँ पर चीज़ों को उद्योग के लाने से पहले मानसिक रूप से लोगों को तैयार करना और जमीन पर लोगों को तैयार करना जरूरी था। सोशल ऑडिट जो पहले एक सिस्टम बना था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। लेकिन इन दोनों मामलों में इन्वायरमेंटल कॉज नहीं थे, इन दोनों मामलों में लैंड एक्विजिशन का मामला था। और दोनों मामले में जो पहला लैंड एक्विजिशन का मामला इसलिए भी होता है ना कि भाई जिनकी जमीन होती है उनको तो चलिए कुछ मुआवजा मिल जाता है, कम या ज्यादा, लेकिन उस जमीन की इकोनॉमी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं लेकिन उसी पर सरवाइव कर रहे होते हैं। जैसे खेत मजदूर होते हैं, वहाँ लोहे का काम करने वाले होते हैं, वहाँ लकड़ी का काम करने वाले लोग, उनके पास ज़मीनें नहीं होती, उनको तो कोई मुआवजा मिलता नहीं है। तो इसलिए भी विरोध जो है वो थोड़ा, और ये दो मामले इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये 2000 के जो मिलेनियम है उसके पहले दशक के सबसे बड़े में हुई ये दोनों घटनाएं। और तब जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका में जाकर कहा था कि हमें हैवी डोजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सरकार वास्तव में बहुत तेजी से जो मैप लगी हुई थी, लगाना चाहती थी इसको। लेकिन ये दोनों का जो फ्लॉप होना, इन दोनों का, ये बहुत ये काल्पनिक सवाल है कि मान लीजिए कि ये दोनों प्लांट्स आज लग रहे होते तो क्या रिएक्शन होता? नहीं, आज भी ऐसा नहीं है, विरोध तो आज भी लोग कर रहे हैं। जैसे हसदेव का मामला है, हसदेव भारत के सबसे रिच फॉरेस्ट में है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों की दलील ये है, भैया भारत के पास इतना कोयला है, वो हम किसी और कार्यक्रम में बात कर सकते हैं, कि उसको एग्जॉस्ट करने के लिए आपको 100 साल से ज़्यादा लगेंगे, अभी की कैपेसिटी को डबल भी कर दें तो भी आप 50, तो आप कम घने जंगलों को खोदिए। तो उन्होंने भी वहाँ से रायपुर तक पैदल चले, उनका भी दिक्कत हुआ। लेकिन हाँ, जो बात कह रहे हैं आप वो सच है कि अभी सरकार वहाँ लगातार पेड़ काट रहे हैं, बीच में घटनाएं आती हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है। इवन उसमें कांग्रेस की राज्य सरकार भी वैसे ही शामिल है, उसमें कोई ये नहीं है कि गहलोत सरकार भी अपनी ही बिजली, जो एक्चुअली वो एमओयू जो है वो उनको मिला है, सॉरी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो राजस्थान विद्युत निगम को मिला है, लेकिन उसमें एमडीओ होता है, एक माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर, यानी प्राइवेट सरकारी कंपनी एक प्राइवेट को हायर करती है, वो एमडीओ अडानी है, अडानी का है। तो अडानी का एमडीओ है और वो अपना ही कोयला उनसे महंगा खरीद रहे हैं, ये भी एक सच है। तो ये टाटा से जुड़े हुए किस्से जो हृदयेश बड़े दिलचस्प अंदाज में बता रहे थे कि आज भले टाटा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच ये है कि टाटा का जो अपना संघर्ष रहा है वो कई बार उनको पीछे लौटना पड़ा, और तब लौटना पड़ा जब माना जा रहा था कि देश में उनके लिए मुफीद सरकारें हैं। तो लोग ऐसे ही बनते हैं, संस्थान ऐसे ही बनते हैं, और उससे ज़्यादा जो प्रतिरोध की भाषा है वो भी ऐसे ही बनती है। जब भी इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो जनता भी एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और वो एक बुनाई करती है कि किस तरीके से
उसको अपने पक्ष को सामने रखना है। कई बार ये हिंसक हो जाता है, कई बार ये हिंसक होता है, कई बार गांधीवादी होता है, कई बार लोहियावादी होता है। ये सब चीज़ें समय की मांग। तो टाटा के निधन के बाद इतनी दिलचस्प चर्चा के लिए हृदय बहुत शुक्रिया। नमस्कार।